ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। आपके मन पसंदीदा प्रोग्राम फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और गन्ने की पाठशाला हमारा फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो श्रोताओं, गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद। और हमारे जो आमंत्रित विशेषज्ञ हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। और हमारे दूसरे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मल्लिक, ये प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से। जो भी हमारे श्रोताओं को गन्ना फल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी समाधान वो हमारे डॉक्टर साहब से चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब से वो फोन कर सकते हैं और हमारे फोन नंबर है 0112341082 और दूसरा नंबर है 0112341083। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती में किसान भाइयों आपका स्वागत है। और हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से बात की है कि गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद, उसके बारे में भी बात करेंगे कि लेकिन इस समय जो मौसम चला हुआ है, किसान भाइयों की जो शरदकालीन गन्ना और बसंतकालीन गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं, उसमें कौन कौन से कीट लगे हुए हैं, उसके साथ साथ उनमें क्या कुछ देखभाल की आवश्यकता है, इस पर आज बात करेंगे। तो तेवतिया जी, जो हमारे किसान भाइयों की इस समय दूसरी फसल, इस समय किसान भाई कटाई भी कर रहे हैं गन्ने की, जो पुरानी फसल हो चुकी है, तो उसको भी काट के बहुत से किसान भाई उसमें कोई फसल लेना चाहते हैं या कुछ दोबारा भी बहुत गन्ने की बिजाई करते हैं, तो क्या सावधानी रखें इस समय? देखिए, गन्ने की बिजाई करने में सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बीज का जो सोर्स है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए जी। बीज में 2-3 चीजों की बात ध्यान रखने की है कि एक तो अगर किसान कर सकें, अगर 1/3 गन्ना ऊपर का लें जी, तो वो बीज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड, जैसे अगर एक इमिडाक्लोरपिड ले लो और एक ले लीजिए थायोफेनेट मिथाइल। तो थायोफेनेट मिथाइल इफेक्टिव होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो लाल सड़न रोग है, उसको कंट्रोल करने में। एक करिए आप सॉइल ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, सॉइल ट्रीटमेंट बात करेंगे। किसान भाई का फोन ले लें। हाँ, किसान भाई तो तैयार बैठे रहते हैं जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ मथुरा से। जी सुशील जी, क्या सवाल है आपका? सर, मुझे ये गन्ने के बारे में जानकारी करनी है कि पहले हमारे यहाँ शुगर मिल थी छाता जी। तो जब हम छोटे से थे तो उस समय पे गन्ना हमारे क्षेत्र में काफी होता था। शुगर मिल दोबारा से स्टार्ट हो रही है तो हम गन्ना की खेती दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आज से 20-22 साल पहले थी।
जी। तो आप मुझे सर बीज की रिगार्डिंग बताएंगे कि कौन सा बीज हमारे क्षेत्र के अकॉर्डिंग सही होगा। सुशील जी, आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बताइए। आप वैरायटी लिखिए। सबसे पहले वैरायटी का चयन आपको करना होगा। हाँ जी। वैरायटी लिखिए आप। एक करनाल की वैरायटी है CO 15-023। 15-03। हाँ सर। दूसरी है COLK 14-201। तीसरी है COS 13-235। अभी अगर इनमें से कोई वैरायटी ना मिले तो एक वैरायटी और लिखिए CO 0118। पहले तो वैरायटी चयन कीजिए। अच्छा स्वस्थ गन्ना होना चाहिए, पौधा गन्ना होना चाहिए, पेड़ी में से मत बोना। पेड़ी में पौधा होना चाहिए, पूरा पेड़ी वाला नहीं। पौधा जो होता है पहली साल का जो होता है 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का, ठीक है जी। दूसरा, अपने मिट्टी जांच कराओ अपने खेतों की। तीसरा, कूड़ी के खाद का इंतजाम करो। 5वां, गहरी जुताई का इंतजाम करो। रूटावेटर से हो जाएगी? रोटावेटर से कोई नहीं होती गहरी जुताई। और किससे होगी सर? वो पहले तो लंबे फाले वाले टिलर से करिए 2 बार। उसके बाद चीजल प्लो आता है 1.5 फुट गहरा चीरता है। ठीक है सर। क्योंकि गन्ने की जड़ें गहरी जाती हैं। आपने बहुत दिन से गन्ने की खेती नहीं करी तो आपकी जो रोटावेटर की खेती करते हो, रोटावेटर से उसमें कम्पैक्टनेस आ जाती है, वो ठोस हो जाती है जमीन की नीचे की परत। ठीक है सर। तो गहरी जुताई बहुत जरूरी करें और खाद मिला दें पूरे उसमें। और बीज उपचार की बात मैंने बता दी। अब आइए आप जो है इसमें मृदा उपचार में ट्राइकोडर्मा डालिए। ट्राइकोडर्मा। हाँ, ट्राइकोडर्मा आप लगभग 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए। उसमें कूड़ी की गली सड़ी खाद में मिला के उसको, और उसको जुताई के समय या तो जुताई करने से पहले मिला के जुताई कर दें उसमें, और या बुआई के समय कूड़ों में डाल दें। उसके बाद में उसमें गन्ना बुआई कर दें। समय कौन सा सही रहेगा सर? समय अब तो आप लेट ही हो गए हो, लेकिन अब खाली है क्या खेत आपके? अभी सर खाली तो नहीं है। हाँ, हो जाएंगे, 15-20 दिन लगेगा। हाँ, तो थोड़ा मुश्किल है उस समय, क्योंकि आप गर्मी बहुत पड़ गई है। मई की गर्मी आपकी बार अप्रैल में ही पड़ने लगी है। हाँ जी। तो आपको सावधानी बहुत करनी पड़ेगी। आप उसमें ऐसा करना कि बोने के बाद में उसमें हल्का हल्का पानी लगा देना। पानी लगा के जैसे ही वो आए तो उसको बहुत छोटा छोटा ऊंचा रोटावेटर चला देना उसमें, तो ही जम पाएंगे, नहीं तो नहीं जम पाएंगे। अदरवाइज सर दूसरा सीजन अगर हम दूसरा सीजन अब आप हो गए तो अक्टूबर में बो सकते हैं। आप सितंबर में भी बो सकते हैं। अगर मानसून आपको इजाजत दे दे बीच में बोने की तो आप अगस्त में भी बो सकते हैं। गन्ना गर्मियों में कभी भी बो सकते हैं आप। ज्यादा गर्मी को छोड़ के जून जुलाई के बाद में मानसून प्लांटिंग चल जाता है, मानसून में भी बो सकते हैं। और अगर नर्सरी से आप बोते हैं, नर्सरी उगा लीजिए ऊंची जगह पे, और उसको तो ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं कभी भी, तुरंत पानी लगा दिए। पहले आपसे जब हम छोटे से थे तो उस समय नर्सरी से नहीं बोते थे, डायरेक्ट ही। वो भूल जाओ ना, आप बता रहे हैं ना, हम उसको रेज बेड बना के इस समय अच्छा उसमें खाद और कूड़ी का खाद डाल के ऊंची बना के 1 मीटर चौड़ी और जितनी भी जरूरत हो उतनी लंबी बना के उसमें 1 आंख के बड़ बोइए, ऊपर को आंख कीजिए और उसमें हल्की हल्की खाद और मिट्टी मिली हुई ऊपर से डाल दीजिए। हल्का हल्का पानी लगा दीजिए। बहुत सस्ती विधि है, ना ट्रे की जरूरत ना पॉलीथीन की जरूरत। उसमें नर्सरी हो जाएगा और उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप खुदाई। नर्सरी में कितने दिन बाद मतलब पौधा दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना है? देखो, अगर आप उस सीजन में डिपेंड करेगा, उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। अगर मानसून सीजन में नर्सरी दे रहे हो तो 15 दिन में ही आपकी कम से कम 6, 7, 8 इंच तक हो जाएगी, 9 इंच तक। अगर आप जाड़ों में करोगे, जाड़ों में ग्रोथ नहीं होती है, आपको पॉलीथीन हाउस में करनी पड़ेगी, 1 महीने में होगी, 1 से 1.25 महीने में, तो वो होती है। कम से कम 9 इंच लंबाई होनी चाहिए पौधा हो जब हम उसको ट्रांसप्लांट करें। 8-9 इंच का हो। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके जी। ठीक है सुशील कुमार जी, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद जी। तो जो हमारे किसान भाइयों के समय फसल खड़ी है उसकी कटाई की बात कर रहे थे, तो किसान भाई गन्ने की कटाई करके किस तरीके से उसको ले जाएं जिससे मिल में भी सही से पहुंच सके। जो इस समय कटाई का समय चल रहा है वो किसान भाइयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पौधे की कटाई कर रहे हैं। पेटी काफी समय पूर्व ही कट चुकी है और मिल भी ज्यादातर अब अंतिम पड़ाव पर है, पौधा भी कटने की अवस्था में अंतिम स्थिति पर है। और जो आप पौधे की कटाई कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि जो पौधे की कटाई हो रही है उसमें वेस्टर्न यूपी की मैं बात करूं या सेंट्रल यूपी तक, यहाँ पर वाटर सूट्स छोड़ते हैं, कल्ले छोड़ने की परंपरा रहती है। जी, ज्यादातर कल्ले छोड़ देते हैं ताकि हम आगे पेड़ी का प्रोडक्शन अच्छा ले सके। तो पहला तो ये है कि यदि आपके खेत में वास्तविक कल्ला है तभी आप उसको पेड़ी के रूप में छोड़े, अन्यथा गन्ने का टुकड़ा खेत में ना छोड़े। एक तो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि कल्ले की परिभाषा को समझें
हम ज्यादातर मैं फील्ड में घूमता हूँ, देखता हूँ तो 2-3 आंख का गन्ना जो खेत में खड़ा हुआ है उसको हम कल्ले के रूप में छोड़ देते हैं। जो वास्तविक कल्ला है, कल्ला क्या है? वास्तविक कल्ला वो होता है जिसमें पोरियां ना बनी हो, जमीन में से फुटाव होके आ गया हो और वास्तव में पोरियां ना बनी हो, उसको आप पेडी के लिए रख सकते हैं, अगली फसल के लिए रख सकते हैं। लेकिन जिसमें पोरियां बन चुकी है उसको आप खेत में छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो मदर सूट, वो कल्ला वृद्धि करेगा, लेकिन साइड के टिलर्स बराबर के कल्ले फुटाव में कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए पहली तो सावधानी आप कल्ले को छोड़ते समय रखें कि किस प्रकार का आप कल्ला छोड़ रहे हैं, खेत में रख रहे हैं। दूसरा, जो आप प्लांट से रेटून की तरफ जाते हैं, पौधे से पेड़ी की तरफ जाते हैं, उसमें कुछ कीट और बीमारियों का प्रकोप भी आगे बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब की मैं बात करूं, यहाँ पर टॉप बोरर, अगोड़ा बेधक का प्रकोप काफी होता है और उसका ट्रांसमिशन का एक माध्यम भी है हमारे वाटर सूट्स हैं, कल्ले हैं। तो इसलिए आप प्रयास ये करें कि आप लगातार अपने खेतों की मॉनिटरिंग करें। यदि मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये देख पाएंगे कि आपके खेतों में कहीं टॉप बोरर की तितली तो नहीं है। उसकी यदि तितली आपके खेतों में है तो निश्चित तौर पर आपको वहीं पर उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे उसमें कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं, उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। मैं इंद्रवीर तेवतिया, गाँव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब बता रहे थे जी कि गन्ने के उत्पाद से कैसे अधिक लाभ प्राप्त किए जा सके। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, पहले किसान 5 किलो की ढेली बनाते थे, फिर बाल्टी उन्होंने गुड़ की बनानी शुरू कर दी जी। फिर इसके बाद में खुरपे फाड़ छोटे छोटे बनाने शुरू किए, जिन्हें सोटिया कहते थे जी जी, और शक्कर बनानी शुरू करी जी। अब सिरका लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि इनके लिए कौन सा गन्ना और उसकी प्रजाति उपयुक्त है जिसमें ये माल अच्छा निकले। और दूसरा एक सुझाव या प्रश्न समझिए जी कि आपके यहाँ जो किसान फोन करते हैं जी, ये आप एक संस्करण बना लें और कम से कम किसानों को अपनी वो इंडस्ट्री को दिखा लें कि जहाँ से आप ये प्रसारित कार्यक्रम कर रहे हैं। कि पहले एक आलू की पाठशाला होती थी जिसमें उन्होंने पुस्तक छपवाई और लोगों को वहाँ बुलाया। जी बिल्कुल हम इसमें कोशिश करेंगे और हमारे जो प्रायोजक हैं उनसे बात करेंगे कि पुस्तक छपवाएंगे। तेवतिया जी क्या कह रहे हैं? आप कंटेंट बना के दे दिए, छपवा देंगे हम। जहाँ तक आपका प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि कोई भी हम उत्पाद हम लेना चाहते हैं, गन्ने से जो बाय प्रोडक्ट हम गन्ने से जो मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके कलर क्वालिटी पर आती है। जितना सुंदर कलर का गुड़ होगा, शक्कर होगी या खांड होगी या सिरका होगा, उतना ही अच्छी क्वालिटी उसके मूल्य हमें प्राप्त होंगे। अब इसका सबसे बेसिक आधार आता है कि जो हमारा वैरायटी है वह किस प्रकार की हो। पहले तो एक साधारण सा मैं आपको फार्मूला बताता हूं। जितनी भी अर्ली की वैरायटियां हैं, अगेती पकने वाली, इसका सीधा सीधा कंसेप्ट उसके साथ में आता है कि इसमें जो आपका प्रोडक्शन, जो आपको उत्पादन मिलेगा, जो मूल्य संवर्धन के लिए क्वांटिटी मिलेगी, वो ज्यादा मिलेगी तुलनात्मक सामान्य प्रजातियों की। तो पहले तो दृष्टिकोण से हमें अर्ली प्रजातियों का चुनाव करना है गुड़, शक्कर, खांड, सिरका आदि बनाने के लिए। दूसरा, इनमें भी हमें सिलेक्शन करना है कि किस क्वालिटी का जो हमारी गुड़ की डिमांड है, जो शक्कर की डिमांड है, वो सुनहरे कलर की डिमांड है, ग्रेन्स वाले की है, जिसमें रवा बोलते हैं, एक साधारण भाषा में गांव में बोलते हैं रवादार गुड़, सुनहरी कलर का गुड़, तो उसकी मार्केट वैल्यू सबसे अधिक होती है। इस प्रकार की वैरायटियां पहले जो हमारी प्रचलित थी, जैसे COJ 64 बहुत अच्छा उसका गुड़ बनता था, सुनहरे कलर का गुड़ आता था। इसी प्रकार की हमारी जो अब अर्ली में वैरायटियां हैं, को 15023 बेहद अच्छा सुंदर गुड़ बनता है। इसी के पैरेलल यदि सुनहरे से थोड़ा व्हाइट की तरफ चले, लाइट कलर की तरफ चले, तो हमारा को लख 14201 बेहद अच्छा गुड़ बनता है। और इसके उपरांत हमारी वैरायटी को 713-235 और को 0118, ये भी वैरायटियां गुड़ की दृष्टि से बेहद अच्छी है। लेकिन हम यदि सुनहरे की तरफ जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे उसका गुड़ सुनहरा बने, तो हमें 15023 को चुनाव करना चाहिए। यदि हम सफेद की तरफ जाना चाहते हैं, लाइट कलर का गुड़ हो, तो 14201 की तरफ जाना चाहिए। और यदि हम प्रोडक्शन और सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो 118 और 13235 वैरायटियां, दोनों ही प्रजातियां बेहद अच्छा गुड़ क्वालिटी देने में सक्षम है।
इस प्रकार हम अगेती प्रजातियों का चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा गुड़, शक्कर, खांड या सिरका बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि पहले बड़ी बाल्टी में भेली बनती थी, और क्योंकि अब क्या है कि जो छोटे पीस बाजार में डिमांड है छोटे पीस की ज्यादा होती है, तो उस तरीके से बना के अगर बाजार में ले जाते हैं तो उसकी कीमत मिलती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और उसको ज्यादा पसंद भी लोग करते हैं। आज के समय का जो आज का मुख्य टॉपिक है आपका, मैं उसी पे कंसंट्रेट करता हूँ, दोबारा से उस पे आते हैं। मूल्य संवर्धन क्या है? गन्ने को यदि आप सीधे बेचते हैं तो 300-350 रुपए किलो क्विंटल जी। गुड़ बिकता है तो 50-60 रुपए किलो, और यदि आप ऑर्गेनिक गुड़ बेचते हैं तो 100-150 रुपए किलो। ये मूल्य संवर्धन है। अब इसमें क्वालिटी की बात करें, यदि आप उसका मूल्य बढ़ाना चाहते हैं तो उसका क्यूब साइज में आप बना सकते हैं। छोटे क्यूब खांचे आते हैं, फर्मे आते हैं, उसी के अंदर जब आप वो फाइनल स्टेज में, हार्डनिंग स्टेज में चलता है गुड़। पहले गुड़ बनाने का प्रोसेस क्या है? 3 टाइम्स प्रोसेस ज्यादातर इस्तेमाल होता है, तीन कढ़ाई वाला। तो उसमें 3 टाइम सिस्टम में पहले वाले में हम जो उसको बॉयल करते हैं 80-85 डिग्री तक लेके जाते हैं, फिर 100 डिग्री के आसपास होता है, फिर 120-125 डिग्री के आसपास तक हम उसको बॉयल करते हैं। अब वहां तक ले जाने के बाद जब हार्डनिंग की तरफ वो चलता है, तब उसमें जाने के बाद हम वहां पे पहले से ही फर्मा, जिस टाइप का भी आपको बर्फी शेप में चाहिए या अन्य किसी शेप में चाहिए, उसी टाइप का फर्मा आप वहां पर रख सकते हैं। और हार्डनिंग स्टेज में उसको अंदर उसके डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उसको मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो तुलनात्मक अच्छा मिलेगा। और यदि हम इसी को आगे बढ़ाते हुए यदि हम जैविक की तरफ चले, केमिकल फ्री की तरफ चले, तो निश्चित तौर पर दोनों तरीके से और ज्यादा हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। यदि हम पहले फसल को भी जैविक तरीके से तैयार करें, उसके बाद उसका जो प्रोसेस है गुड़ बनाने का वो भी हम केमिकल फ्री प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन अच्छा होगा, लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं सतीश बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका सतीश जी? सर, क्या खारे पानी में कितना हो सकता है? जी, आवाज में डिस्टर्बेंस क्या बोला? इन्होंने पूछ रहे हैं कि क्या खारे पानी में भी गन्ने की खेती की जा सकती है? खारे पानी में गन्ने की खेती की जा सकती है, लेकिन तुलनात्मक कई चीजें प्रभावित होगी। खारे का लेवल कितना है, पहली चीज तो उससे प्रभावित होगी कि खारे का लेवल कितना है। आपको अपना वाटर टेस्टिंग या सोयल टेस्टिंग आप कराएंगे तो निश्चित तौर पर आप उसका हम आकलन करके आपको बता पाएंगे कि किस लेवल तक का उसमें खारापन है, और उस लेवल के आधार पर ही हम बता पाएंगे कि आपका प्रोडक्शन क्या होता है। क्योंकि खारा पानी या सोयल में जो उसका पीएच अप और डाउन होता है, उसी के आधार पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट में बनती है। यदि वहां पर खारे का लेवल बेहद ज्यादा है तो निश्चित तौर पर प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी। और यदि एक सर्टेन लेवल तक है, वो आपका टेस्टिंग के बाद ही पता कर पाएंगे। आप बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। जी जी जी। आप अपने करनाल में एक सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर सोयल सैलिनिटी के साथ में वाटर की भी वो टेस्टिंग कर पाते हैं, तो वहां पर भी आप अपने पानी की और मिट्टी की जांच करा लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक आकलन होगा कि किस प्रकार की आपकी मिट्टी का पीएच है और पानी का लेवल है। तो उसके बाद ही हम सजेस्ट कर पाएंगे कि किस लेवल तक है, उसके बाद उसमें आप गन्ने की खेती कर पाएंगे या नहीं। ठीक, सतीश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे मूल संवर्धित उत्पाद की। जी। आपने गुड़ की बात करी जी जी, और जिसमें जैविक की भी बात करी। जी जी। लेकिन जैसे आप जब जैविक की तरफ जाते हैं तो उसका क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? कैसे? हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। 2 टाइप की श्रेणी है। एक तो पहली श्रेणी ये है कि आप जब जैविक खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका पंजीकरण कराना बेहद आवश्यक है। यदि आपने पंजीकरण नहीं कराया है तो आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, किसी प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि निश्चित तौर पर आप अपने उत्पाद को एक लेवल पे नहीं लेके आ पाए हैं, क्योंकि बगैर सर्टिफिकेशन के आप उसे वहां पर चैलेंज यदि कोई करता है तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि केवल टेस्टिंग ही एक ऐसा बेस बचेगा कि जो आपके केमिकल को, वो आपके प्रोडक्ट को वहां पे बता सकता है कि ये जैविक है या नॉन जैविक है। और यदि आपके पास पहले से ही 3 साल का जो हम सर्टिफिकेशन कराते हैं उसमें 3 साल का कन्वर्जन पीरियड होता है, आपने वो कराया है, तो आपके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट रहेगा कि मैंने ये ऑलरेडी मेरा सर्टिफाइड गुड है और सर्टिफाइड क्रॉप है, और उसके बाद मैंने केमिकल फ्री गुड इसमें बनाया है। वो पूरा प्रोसेस भी आप केमिकल फ्री कर सकते हैं और अपनी क्रॉप भी आप सर्टिफिकेशन के तहत जैविक पैदा कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन जहां तक मेरा मानना है वो मस्ट है, क्योंकि बगैर सर्टिफिकेशन के आप जिस लेवल पर भी अपने प्रोडक्ट को, इवन
एक्सपोर्ट लेवल तक भी लेके जाएंगे तो बगैर सर्टिफिकेशन के पॉसिबल नहीं होगा। और डॉक्टर साहब, अगर कोई मान लीजिए उपभोक्ता लेता है जी जी, तो वो कैसे उसको प्रूव कर सकता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सा पर्सन है कि किसान या जो प्रोडक्शन कर रहा है और जो उपभोक्ता से कंज्यूम कर रहा है, वो उपभोक्ता कैसे जज करेगी ये जैविक है या नहीं है। पहला, आप आउटर लुक देख के, बाहरी रूप से देख के कहीं भी किसी भी फसल को आप जज नहीं कर सकते हैं कि ये जैविक है या नॉन जैविक है। इवन उसके कलर और बेस पर भी आप उसको जज नहीं कर सकते हैं कि ये लाइट कलर का गुड़ है, ये केमिकल फ्री केमिकल वाला होगा, और ये डार्क कलर का गुड़ है तो ये केमिकल फ्री होगा। ऐसी विचारधारा के साथ में यदि हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर हम ऊपरी तौर पर उसे देख के नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि वो केमिकल फ्री है या केमिकल वाला है। तो इसलिए सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहला प्रमाणीकरण है, और उसके बाद यदि आप अपने प्रोडक्ट की जांच कराते हैं तो जांच से ही पता लग पाएगा कि वो किस प्रकार का आपका प्रोडक्ट है। क्योंकि जो केमिकल वाला होगा उसमें निश्चित तौर पर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो उसकी डाउन जाएगी, जो उसके एंजाइम उसमें अंदर है, न्यूट्रिएंट वगैरह है, वे निश्चित तौर पर कम होंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे तेवतिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है और किसानों को जानकारी होनी भी चाहिए। डॉक्टर साहब, किसान का भी सुझाव है कि वो पसंद कर रहे हैं आपकी पाठशाला। हाँ, बहुत लोग जैविक गुड़ भी बनाने लगे हैं जी। तो देखिए, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये पंजीकरण की प्रोसेस होती है, इसकी सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, और जब आप सर्टिफाइड करने जाएंगे तो पहली साल में 1 साल बाद, वो 1 साल तक मॉनिटरिंग करेंगी, 1 साल बाद देंगे 1 साल का जैविक उत्पाद, 1 साल का जी। 2 साल तक अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर 2 साल का देंगे, और 3 साल का करते हैं फिर 3 साल का देंगे। ये माना जाता है जनरल रूप में कि 3 साल के बाद में फिर वो असली जैविक रूप में आता है। उसका कारण ये है कि जैसे हम खाद डाल रहे हैं या हम केमिकल डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड जमीन में डाल रहे हैं जी, तो वो 3 साल में पूरी तरह से खत्म होते हैं। ये नहीं है कि 1 साल आपने नहीं डाले तो आपका पूरा प्रोडक्ट जो है वो जैविक हो गया, 3 साल का दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें 3 साल लगते हैं इसके प्रोडक्शन को भी नॉर्मलाइज होने में। देखिए, एकदम से आप ना तो उसमें पेस्टिसाइड डालेंगे, उसकी जगह बायो पेस्टिसाइड डालेंगे। आप बायो पेस्टिसाइड की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है किसानों को। दूसरी बात है कि उसमें आप खाद भी डालना, न्यूट्रिएंट कम कर देंगे, तो पहली साल में आपकी उपज डाउन आएगी। दूसरी साल में थोड़ा सा अगर उसमें जैविक वो डालने लगेंगे आप, जो पंचामृत और ये जीवामृत ये सब डालने लगेंगे, उसमें जैविक खाद भी डालने लगेंगे खूब, तो उसके बाद में 3 साल तक वो सेल्फ सस्टेनिंग हो पाएगी, जो न्यूट्रिएंट की पूर्ति फिर वो कर पाएगी। तो उधर तो केमिकल घटेंगे 3 साल तक, उधर से आपके जैविक उसमें जैव जीवाणु वगैरह सब बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसमें जो कन्वर्जन पीरियड है वो उसको कहा गया है 3 इयर्स कन्वर्जन पीरियड है, ताकि हमारी जमीन में जो बैक्टीरियल का लेवल है, जो उसको पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की बैक्टीरियल लोड उसको चाहिए, वो 3 साल में ही पूरा हो पाता है। और हमारी जमीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, उनको मोबिलाइज और मिनरलाइज करने की जरूरत है। यानी जो अघुलनशील अवस्था में, वो घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया और फंगस काम करते हैं। और दूसरा, जो हमारे जो कूड़ी का खाद डालते हैं उसमें से ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं जो पीएच को डाउन करते हैं और एक नॉर्मल पीएच की तरफ जाते हैं, जिससे कि सभी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बनती है। ये तो एक बात हुई। अब मैं एक दूसरी बात और ऐड करना चाहूंगा कि एक तो जैविक उत्पाद को रजिस्ट्रेशन कराना और उस तक ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य है किसानों के लिए, हालांकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब हो जाता है। एक दूसरा भी है, एक विषमुक्त उत्पाद के नाम से, उसमें फिर जैविक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। आप उसको कीजिए विषमुक्त। विषमुक्त का मतलब है कि आप उसमें विष नहीं डाल रहे, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, कोई केमिकल नहीं डाल रहे, उसमें खाद उसमें डालेंगे, क्योंकि खाद का विषाक्त इफेक्ट, विष का इफेक्ट पौधे में, उसमें उत्पाद में नहीं आता है। यानी उसमें कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं किया गया। दवा का प्रयोग खाद कर सकते हैं उसमें। हाँ, रासायनिक उर्वरक डाल सकते हैं। हाँ, रासायनिक उर्वरक डालेंगे, क्योंकि उर्वरक में क्या होता है, जो असेंशियल पोषक तत्व हैं वो होते हैं, वो पौधे में होंगे ही होंगे। नहीं डालोगे तो वो जमीन से भी उन्हीं तत्वों को लेगा, डाल देंगे तो बाहर से लेगा, तो वो जो है तत्वों से आपका प्रोडक्शन नहीं घटेगा फिर उसका।
और जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर आ जाए उत्पाद में तो विष तो नहीं होता वो नाइट्रोजन, पोटेशियम विष तो नहीं होता, पोटेशियम पोषक तत्व होते हैं। वो लगभग 90% जो पौधे में पाए जाते हैं उन्हीं की जरूरत इंसान को होती है, सब सारी पोषक तत्वों की। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम तो जारी रहेगा और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक मिनट के बाद जारी रखेंगे। डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। किसान भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला और आज का विषय है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में, और साथ में हैं आज डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और जो किसान भाई हमारे गन्ने की खेती करते हैं, कुछ तो मिल में सीधे डालते हैं, कुछ उससे उत्पाद भी, चाहे गुड़ हो गई, राब हो गई, शक्कर हो गई, बूरा हो गया, और उसके साथ साथ जिस तरीके से मलिक जी आपने जिक्र किया कि वो सिरका भी बनाते हैं। तो अगर कोई किसानों के सवाल हैं, कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। और अगर मोबाइल से आप फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 इसके साथ अवश्य लगा लें। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मान लीजिए ये चीजें नहीं बनाते हैं जी, वो मिल में सप्लाई करते हैं जी, लेकिन कुछ किसान भाई गन्ने को मिल में न देके क्रेशर पे सप्लाई करते हैं, वहां बेचते हैं। तो उसके बीच में उनको जो पैसे का डिफरेंस है वो उसकी भरपाई कैसे करें? नहीं, आज का जो समय है, क्योंकि इस वर्ष की अब मैं बात करूं या पिछले कुछ समय से, अब मूल्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा है। चाहे आप क्रेशर की बात करें, चाहे शुगर इंडस्ट्री की बात करें, चाहे कोल्हू की बात करें, अंतर जरूर है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अंतर होता है और वो भी समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यदि मैं कोल्हू की बात करूं तो एक समय होता है जब थोड़ा हम मिल के मुकाबले उसके रेट उसको किसान को कम प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अब इस समय वेस्टर्न यूपी का जो मैं सिनेरियो देख रहा था, इस समय लास्ट स्टेज में आने के बाद पिछले लगभग 2 महीने से कोल्हू के रेट मिल के रेट से भी ज्यादा है। वो उसको जहां मिल में आज के समय में डिमांड है कि उसको अपना बेसिक कोटा पूरा करना है, यदि उसके पास सरप्लस है तो वो अब भी कोल्हू की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको 350 या 375 के मुकाबले वहां पर 400 450 तक उसको प्राप्त हो रहा है क्रेशर पर और कोल्हू पर जी। क्योंकि जो कोल्हू में इस समय वैरायटी की डिमांड की बात करें या जो हाईली शुगर्ड वैरायटियां हैं जिसमें रिकवरी अच्छी आती है, तो उधर कोल्हू में जाने के उपरांत भी उनको वहां पर जो लाभ मिलता है, जो प्रोडक्शन आता है, वो भी ज्यादा आता है। तो इसलिए उनको वहां पर किसान को मूल्य तुलनात्मक रूप से अब पिछले 2-3 महीनों से अच्छा मिल रहा है। तो ये थोड़ा मार्केट में वेरिएशन रहता ही है, इसमें हमारे स्तर से कोई चीजें संभव नहीं, पॉलिसी का सिस्टम होता है। बशर्ते हम परिवर्तन कहाँ कर सकते हैं? परिवर्तन यहाँ पर कर सकते हैं कि हम यदि कोल्हू में अपना ही गुड़ बनाएं, अपनी ही शक्कर बनाएं, अपना ही उस प्रोडक्ट को नाम देकर अपने स्तर से सेल करना शुरू करें, ब्रांड अपने स्तर से बनाना शुरू करें कि मैं एक ब्रांड हूं, मेरे नाम से चलें। यदि गुड़ मैं बना रहा हूं तो वो एक मेरा पर्टिकुलर ब्रांड मैंने बनाया है, चाहे आप FPO के थ्रू हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के थ्रू हो, चाहे मैं अपना स्वयं का एक किसान बन के अपना वो चलाएं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात आपसे जारी रखेंगे। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं जय सिंह बोल रहा हूँ। जय सिंह, कहाँ से?
जिला अमरोहा, ब्लॉक मंडी धमा। जी, क्या सवाल है आपका जय सिंह जी? सर जी, आपने बताया अभी ये जैविक है या रासायनिक है? क्या आप सवाल स्पष्ट कीजिए अपना, समझ में दोबारा से कहिए कि कौन सी चीज जैविक या रासायनिक? ये IPL जो बताया पॉलीहेलाइट। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जैविक है, जैविक। जी सर। जैविक डालिए धड़ल्ले से। ये वर्ल्ड का जो ब्रिटेन से भी जैविक का इसका सर्टिफिकेशन है। जी जी। जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची संस्था होती है उससे भी जैविक का पंजीकरण है इसमें। हाँ, ये जैविक उर्वरक है। हमारे लिटरेचर पे साफ लिखा हुआ है कि ये जैविक उर्वरक है। ठीक है, फोन करने के लिए हाँ जय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई जी बूरा, गुड़ शक्कर और शक्कर बनाते हैं जी, खांड तो इसमें जिस तरीके से आपने रंग का जिक्र किया, जी, जी। उसके कलर का कि उसको लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। और शक्कर तो सफेद होती है, जी। तो क्या उसमें वो केमिकल डालते हैं या उसमें किस तरीके से उसको सफेद करते हैं? दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। यदि आप केमिकली उसको वॉश करते हैं तो कई प्रकार के केमिकल आते हैं जो उसको डाल के वॉश किया जाता है। लेकिन यदि हम शक्कर बनाते हैं, हम केमिकल फ्री बनाना चाहते हैं, उसके भी विकल्प है जी। ऐसा नहीं, और वो ज्यादा अच्छे विकल्प है। क्योंकि हम गुड़ शक्कर कंज्यूम क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हमारे शरीर को मिनरल मिल सके, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट मिल सके, हम एंटीऑक्सीडेंट। अभी कुछ समय पहले मैं एक पेपर में पढ़ा था, उसमें पेपर में ये दिया गया था कि इस गुड़ के अंदर, शक्कर के अंदर लगभग 18-19 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए, तो वही चीजें हमारे यहाँ पर गुड़ में कंप्लीट फूड के रूप में काम करती है। और यदि हम यहाँ पर जैविक तरीके से या केमिकल फ्री हम गुड़ प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या चीजें चाहिए? मात्र 2 चीजें चाहिए हमें इसमें केमिकल फ्री करने के लिए। पहला, हमें ऐसा कोई भी एक जो इसकी क्वालिटी को, जो इसमें मिक्स होते हैं, जो इसमें निथारने के लिए, इसको फिल्टर करने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है, उसको हम सुकलाई के नाम से जानते हैं या जंगली भिंडी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के हम जो फसल है हमारी, उनका हम इस्तेमाल करके, उनका जूस एक्सट्रैक्ट करके और उसमें डाल के हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, उसमें से इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं। और दूसरा, कैस्टर ऑयल हम उसमें, ताकि जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है तो उसमें हल्का सा 4-5 बूंद या 10 बूंद के आसपास ड्रॉप उसमें डालते हैं, तो उससे भी हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को बाहर निकलने को रोकते हैं। केवल मात्र 2 ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा ही हम केमिकल फ्री गुड़ और शक्कर बना सकते हैं। कलर का थोड़ा सा साहब, किसान भाई का फोन ले लेते हैं जी। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, मवाना शुगर मिल के पास गाँव है, हस्तनापुर के पास मेरा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल है, हिमायूपुर गांव है। जी सतपाल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, तो ये बताओ, जैविक खाद जो है वो बीघे में कितना डालना चाहिए, और ये लुकी और मील की तौल में भी फर्क होता है? जी, जैविक खाद का तो देखिए, जैविक खाद एक तो कई तरह की होती है। जैविक खाद शुगर मिल से प्रेस मड की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, शुगर मिल से जो प्रेस मड होता है, देखिए एक तो मैं ये सलाह दूंगा आपको कि वहां से मिलते के साथ ही एकदम से खेत में ना डालें आप। अच्छा जी। क्योंकि उसमें वैक्स की मात्रा होती है। वैक्स की मात्रा थोड़ा सा अच्छा नहीं रहती है खेत के लिए। उसको पहले उसकी कंपोस्टिंग करें, पहले उसको डाल दें, जैसे कूड़ी डालते हैं ना आप। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे उसको डाल दें कुछ दिन के लिए। अगर एक बारिश ऊपर से उतर जाए तो बहुत अच्छा है उसमें। और जल्दी आप उसको डिकम्पोस्ट करना चाहते हैं तो एक पूसा डिकम्पोजर आता है, उसमें उसका घोल बना के, और जब उसकी ढेरी लगाएं तो उसमें बीच बीच में वो पानी मिला दें, तो वो जल्दी से उसको डिकम्पोज कर देगा। उसके बाद खेत में डालें आप उसे। खेत में खड्डा खोद के उसमें एक बारिश उतर जाए, वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर खड्डा डाल दोगे तो खड्डे से, या खड्डा भी खेत में अगर खड्डा नहीं कर पा रहे हो, ऊपर भी डाल सकते हो। ऊपर से फिर उस पे थोड़ी सी उसका पाती और मिट्टी विट्टी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्की हल्की। और या जो ये गाय का गोबर अगर उसमें मिला दें आप, और या भैंस का गोबर मिला दें, तो बहुत बढ़िया खाद बनेगा वो। आप जितनी प्रेस मड है उतना ही गोबर का खाद भी मिला दीजिए आप उसमें। फिर उसमें मात्रा और बता दो। धन्यवाद आपका। किसमें? खेत में? आज बीघे में कितना पड़ेगा? देखो, बीघा तो मुझे पता नहीं आपके यहाँ कितना बीघा, मैं एकड़ का बता देता हूँ आपको। एकड़ का बता दो। हाँ, एकड़ में आप जो है 5 से लेके 10 टन मतलब 50 से लेके 100 कुंटल आप उसमें डालिए 1 एकड़ में। चलो
ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, आप 50 क्विंटल एक ट्रॉली में आ जाता है तो 3 ट्रॉली डालिए आप 5 बीघे में। और अगर अवेलेबिलिटी है उससे नुकसान कुछ नहीं है, अगर 5 ट्रॉली भी डाल देंगे बढ़िया होगा। वो गहरी जुताई कीजिए आप गन्ने के लिए। ठीक है सतपाल जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मलिक जी अब बातचीत कर रहे थे उसकी जो गुड़ के किस तरीके से उसके गुड़ और शक्कर के रंग को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे। रंग जो हमारा होता है, देखो गुड़ और शक्कर के केस में ड्यूरेबिलिटी भी उसकी जो अवधि है, किस अवधि में कितने समय के लिए हमें रखना है, एक तो बनाने के तरीके पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितने अच्छे तरीके से तैयार किया है, पकाया है, उसके आधार पर उसकी ड्यूरेबिलिटी आती है। कलर भी उसी के आधार पर आता है, क्योंकि एक पहला आधार आएगा कलर का, प्रजाति। आपने किस प्रजाति का चुनाव किया है, जैसे को 15-023 वैरायटी आपने ली है तो उसका कलर सुनहरी रंग का आएगा, और उस सुनहरी रंग के कलर के साथ में आप तुलनात्मक देखेंगे तो अन्य प्रजातियों की तुलना में ज्यादा अच्छा रंग उसका दिखाई देगा। या COJ 85 है, COJ 88 है, तो उन वैरायटियों का जो गुड़ बनता है वो क्वालिटी में सुनहरे रंग की तरफ रहता है। और दूसरा जो अब इसका कलर जो हमारी ये जितना भी गुड़ और शक्कर है, इसको मॉइस्चर से बड़ा प्रभाव इस पर आता है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है और यदि उसमें मॉइस्चर वो कहीं से अडॉप्ट कर लेता है, मॉइस्चर गेन कर लेता है, तो वो डिसकलरेशन उसमें आना शुरू हो जाता है, उसका कलर परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और आपने पहले से उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है, सुखा लिया है, और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर 1 साल तक भी सेल्फ लाइफ उसकी बहुत अच्छी रहेगी, उसका कलर परिवर्तित नहीं होगा। आज के समय में डिमांड में गुड़ और शक्कर बढ़ रही हैं, लेकिन विश्वसनीयता नहीं है। इसीलिए जिस स्तर पर हमारी इसकी डिमांड आनी चाहिए थी उस स्तर पर नहीं आ रही, क्योंकि एक प्रकार से हमारे जो गुड़ और शक्कर मार्केट में आता है वो काफी बड़ी क्वांटिटी केमिकल वाले की आती है, जो उसको प्योरिटी के देने के लिए, बनाने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसलिए जल्दी खराब भी हो जाता है। जल्दी खराब भी, और दूसरा हम गुड़ और शक्कर खाते हैं हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और फिर हमने उसको भी केमिकल से तैयार कर लिया, तो फिर हमें लाभ क्या हुआ? फिर हमें गुड़ शक्कर और चीनी में कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन यदि हम उसे केमिकल फ्री तैयार करते हैं, जो हमारा ये सुकलाई है, जो मैंने जंगली भिंडी बताई है, इनका यदि हम तैयार करते हैं, इनके द्वारा इनका जूस एक्सट्रैक्ट करके उससे हम उसको प्योरीफाई करते हैं, तो निश्चित तौर से वो केमिकल फ्री गुड़ है हमारा, जो हमने प्रोसेस में तैयार किया है, वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी है, ज्यादा हेल्पफुल है, और उसकी मार्केट वैल्यू भी अलग ही मिलेगी यदि आप उसको केमिकल फ्री तैयार करेंगे। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर इसका पाक बनाते हैं तो उसको अगर ज्यादा पका दिया जाए तब भी कम खराब होता है, अगर उसका लेवल कुछ नीचे रखा जाता है तो जल्दी खराब होता है। जी, वो पकाने के लिए जो मैंने 3 टाइम सिस्टम जो बताया था, 3 बाउल में हम उसको पकाने का था। नॉर्मली 2 में भी पका सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी निकल के आती है वो 3 पर अच्छी आती है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन तक पकता है। जी, पहले हमने जूस निकाला, उसको फिल्टर कर लिया, हल्की छलनी से छान लिया, उसके बाद फर्स्ट टाइम में जब फर्स्ट उसमें लेके जाते हैं बाउल में, तो उसमें पहले वहां लगभग 80-85 डिग्री तक उसको बॉयल करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड में लेके जाते हैं, जहां पर वो 100 डिग्री के आसपास चलता है काफी। जब 100 डिग्री के आसपास बॉयल हो जाता है, तो उसके बाद हम फिर थर्ड में उसको लेके जाते हैं, जब वो 120 या 120-125 डिग्री के आसपास तक जाता है। वो उसका फिर वहां के बाद हम उसको बाहर निकालते हैं, ताकि हम उसमें हार्डनिंग देना शुरू करें। जी, 120-125 डिग्री पर जब भी वो जूस वहां पर बॉयल हो जाता है, तो वो काफी लंबे समय के लिए, लगभग 1 साल तक के लिए आप उसको अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लंबी ड्यूरेशन तक वो चलेगा। और उसके बाद हम उसको फिर चाक बोलते हैं, ओपन में एक प्लेट होती है, उसके ऊपर डालते हैं। यदि खांचे हैं तो उस पर डाल के हम उसकी शेप दे सकते हैं, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का वहां पे निकल गया। जी, डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, छोटे थे तो हमारे घर में एक राब बनाई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो राब हमने तो देखी नहीं कभी खराब होती हुई, जबकि कोई ज्यादा ही बैड कंडीशन ना आ जाए वहां स्टोरेज की। जी, वो बहुत अच्छा होता था। उसमें सीधे ही जो ये पैन होते हैं, कढ़ाव कहते हैं जिनको, जी, उनमें से अच्छी तरह पका के और वो मिट्टी के बर्तनों में भर ली जाती थी जी। और उसको ऐसे ही ढक देते थे। वो खराब भी नहीं होती, और उसे किसी भी चीज में यूज करो आप। दूध के साथ दूध में डाल लो, जी, खीर में डाल लो, कुछ भी करो, बहुत बढ़िया होती थी। और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती, पेट के लिए बहुत अच्छी होती थी। दूसरा देखो, किसान भाई सिरका बनाना चाहिए इसका,
वो बहुत जरूरी है। देखो हमें ये भी तो पता हो कि स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है। जी बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है अगर आप सिरका लें। आप सिरका की पहले कितनी बढ़िया प्रथाएं थी, हरी मिर्च डाल दी, उसमें मूली के कतले डाल दिए, उनसे क्या है शरीर में सिरके की मात्रा पहुंचती थी। वो सिरके की मात्रा जो है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो नसों को शरीर के को साफ रखती है। हाँ, आज जो है आप एप्पल साइडर और साइडर वो लिखते हैं, मतलब अपने उसके सोफिस्टिकेशन के लिए लिखते हैं एप्पल साइडर। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को जारी रखेंगे लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। किसान भाई इस समय सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और आज का विषय है गन्ना फसल से प्राप्त मूल्य संवर्धित उत्पाद, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। दोनों जी इस समय हमारे किसान भाइयों के भी सवालों का जवाब दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उन पर भी आज चर्चा हो रही है। और ये जो उत्पाद हैं जैविक भी होते हैं और जो एक प्राकृतिक रूप से भी बनते हैं वो भी होते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से लाभकारी हैं, आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तेवतिया जी, आप इस पर कुछ बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अब जो गुड़ बन रहा है वो आपके गर्मियों का गुड़ बनेगा। उसको थोड़ा ज्यादा पका के अगर बनाएंगे तो स्टोरेज क्षमता उसको लंबे समय तक कर सकता है। दूसरी बात है कि देखिए गन्ना उगाता है किसान जी। अब जैविक के चक्कर में हर एक आदमी को जैविक तो मिल नहीं पाता, नहीं मिलता। जैविक का मैंने देखा है, कुछ लोग जैविक के नाम पे वो नॉर्मल गुड़ भी बेचते हैं। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने खेत में से बढ़िया बढ़िया स्वस्थ गन्ने सेलेक्ट करें, 10-20 पूली बांधें, अपने उसमें रखें अपनी ट्रॉली में और या बुग्गी में, और वहां जाएं और अपने रस निकलवाएं, अपने सामने उस रस को, अपने गन्ने के का रस निकलवाएं, और उसमें जाके उसको सुखलाई कहते हैं जो डॉक्टर मलिक बता रहे थे, जंगली भिंडी, उससे साफ करवाएं कम से कम अपने सामने, और उससे अपना गुड़ बनवाएं। और उस गुड़ में जो भी, अब गर्मियों के गुड़ में तो कुछ मिलाना नहीं है, क्योंकि जो मूंगफली, तिल वगैरह, सौंफ वगैरह वो तो जाड़ों में खत्म हो लेता है। अब उसमें कुछ भी ना मिलाएं गर्मी वाले में, नहीं तो खराब होने के चांस साधारण रखें। और तब देखो विश्वास जो होता है ना, सीइंग इज द बिलीविंग जी, दिखता है उस पर ही विश्वास करता है। जब अपने सामने अपने गन्ना स्वस्थ सब चीज, कोई रोग नहीं गन्ने में, जब खाएगा गुड़ को तो उसमें विश्वास पैदा होगा, और जो विश्वास होगा वो गुड़ स्वास्थ्य देगा अपने शरीर को और उसका लाभ होगा। और दूसरा, सिरका की परंपरा को बिल्कुल ना छेड़ें, सिरका भी उससे तैयार करें, और राब जरूर रखें। जो मैंने राब का कही, ये 3 प्रोडक्ट तो किसान को जरूर रखने चाहिए अपने घर में। उसका स्वास्थ्य लाभ भी तो लेना कुछ, ये थोड़ा ये सारा गन्ना काटा बेच दिया और फिर गुड़ खरीदने मार्केट में चल देता है। भाई बहुत गलत आदत है ये। कोई मेहमान आता है तो उसको खिलाते तो वो कहता है कि घर का गुड़ है कि बाहर का। हाँ, तो देखो घर का गुड़ कम से कम रिश्तेदारों को खिलाने में भी, आप खुद खाने में भी आपको मजा आएगा। अब जहाँ गुड़ का भंडार है, तुम्हारे दुनिया भर का इतना गन्ना है और तुम जा रहे हो मार्केट से लेने, और उसका पता नहीं क्या केमिकल डाल रहे हैं क्या। तो अपने घर के लिए तो बढ़िया गुड़ बनवाना चाहिए किसान भाइयों को।
तो मलिक जी, जैसे कि गुड़ बनवा लिया या राब शक्कर जो भी बनवा ली, तो उसको घर में रखते हैं या पैकिंग करते समय भी, क्योंकि बरसात में जिस तरीके से आपने कहा कि उसमें जिस समय नमी पहुंचती है तो वो खराब होता है, तो उसको किस तरीके से रखें जिससे वो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके? पहला तो बड़ा अच्छा डॉक्टर तिवारी जी ने बताया है अभी, ये सारे प्रोडक्ट भी हमें इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य प्रायोरिटी पर है। कोविड पीरियड में जब अभी हम पीछे गुजरे हैं तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर बड़े चिंतित थे कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, और ये गुड़ शक्कर खांड ये सब इम्यून सिस्टम बढ़ाने के ही तरीके हैं। इसमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो सारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि जो हम गुड़ शक्कर बनाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए पहले उसको एक सर्टेन लेवल तक ड्राई करना होगा। जब आपने गुड़ तैयार किया है, कोल्हू में गुड़ बन गया है, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करके घर लेके आते हैं। लाने के बाद आप उसे तुरंत पैक ना करें, लगभग 2 से 3 दिन उसका जो मॉइस्चर लेवल है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लगभग 35-36 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो आप उसको कहीं भी हवादार स्थान पर, छायादार स्थान पर हो, हवादार स्थान पर हो, वहां पर 2-3 दिन के लिए खुले में रखें और उसमें मॉइस्चर लेवल कम होने दें, और उसके बाद 3 दिन या 5 दिन के बाद उसकी तब पैकिंग करें। फिर जब पैकिंग करें तो वो पूरी एयर टाइट होनी चाहिए। यदि उसके बाद आप उसकी एयर टाइट पैकिंग कर देते हैं तो निश्चित तौर से जो मॉइस्चर वातावरण आएगा, बरसात का समय जब आएगा तो उसमें बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पर वो 6 महीने का 1 साल तक भी वो गुड़ खराब नहीं होगा और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, उसकी क्वालिटी उसी लेवल तक मेंटेन बनी रहेगी। मेन फोकस हमें उसको ड्राई करने का है कि लाने के बाद हमें लगभग 3 से 4 दिन तक उसको ड्राई करना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको पैकिंग में लेंगे। डॉक्टर साहब, किसान गुड़ को या कोई भी चीज है उसको प्रतिदिन प्रयोग करता है जी, और जैसे आपने कहा कि उसको बिल्कुल पैक कर देना चाहिए, तो वो फिर उसको प्रयोग करेगा तो उसे खोलना तो जरूर पड़ेगा। हम जो कंटेनर की बात कर रहे हैं, आप 3-4 पैकिंग करें। जो शॉर्ट पीरियड में इस्तेमाल करना है, 1 महीने तक उसकी एक अलग पैकिंग कर लें, 2 महीने तक करना है उसकी अलग पैकिंग कर लें। मतलब एक ही बड़ी पैकिंग ना करें, छोटी छोटी पैकिंग करें। आप यदि आप 1 साल में 50 किलो गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करते हैं तो 10-10 किलो की 5 पैकिंग इस्तेमाल करो, ताकि आपने 10 किलो की एक पैकिंग की है वो आपने पहले इस्तेमाल कर ली, जब अगली नेक्स्ट 10 किलो खुलेगी तो वो 1 महीना चलेगी, वो 1 महीने तक खराब नहीं होगी। 1 महीने की ड्यूरेशन खुलने के बाद उसमें कोई प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन यदि 50 की 50 किलो पहले दिन से ही खुली रखेगी, बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर मॉइस्चर प्रभाव डालेगी। इसलिए छोटी छोटी पैकिंग में करके रखें। देखो, मार्केट में मार्केट वैल्यू बढ़ती कैसे है? मार्केट वैल्यू का बेस ये है, आपका गुड़ का साइज। अभी एक हमारे किसान भाई बता रहे थे कि पहले 5 किलो का बनता था, फिर छोटा बनने लगा, फिर चाक वाला बनने लगा, अब क्यूब साइज आ गया जी, है ना, छोटे छोटे क्यूब गुड़ के भी, छोटे छोटे बर्फी नुमा। वो क्यों? क्योंकि हमने इस्तेमाल केवल छोटा सा होता है। यदि 5 किलो का हमने एक वो ले लिया तो उसमें से पहले तो हम कंज्यूम करने में दिक्कत, तोड़ने में उसको दिक्कत, और अब हमने छोटी छोटी पैकिंग कर लिया। आधा किलो की हमने पैकेट बना लिए हैं, एयर टाइट उसको कर लिया। आपने ये आधा किलो खोला, 1 महीना 20 दिन तक आपका वो चलेगा, 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट पैकेट आप खोल लो। इस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी होगी, तभी हम ज्यादा लंबे समय तक उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, ये जो बड़ी बाल्टी बनती थी, फिर 2.5 किलो बनने लगा, फिर खुरपे फाड़ बनने लगा। आप बताएं क्यों हुआ ये जी? ये इसलिए हुआ, पहले तो शुगर मिल इतनी नहीं थी, पहले तो कोल्हुओं पे ही सारा गुड़ पेला जाता था जी सर। और अगर टुकड़े काटते रहेंगे तो वो इतना पेल कैसे पाएंगे, पूरे सीजन में कैसे उसको कर पाएंगे? तो जल्दी से वो निकाला और उसकी पूरी बड़ी बड़ी बाल्टी में करा। वो जो होता था चाक कहते हैं जिसमें गुड़ बनता था, उसको खाली किया जिससे कि नेक्स्ट आ सके फटाफट। नंबर 1 तो ये बात थी। दूसरी बात थी, पहले परिवार बड़े थे जी, बड़े परिवार में गुड़ भी ज्यादा खाते थे। अब धीरे धीरे क्या है, बीच में गुड़ कम हुआ, अब फिर जैविक गुड़ या अब फिर से दोबारा गुड़ का क्रेज आने लगा है। उसमें क्रेज क्यों आया? छोटे छोटे पीस हो गए, वो छोटा, जैसे मलिक साहब बता रहे थे, परिवार छोटे हो गए, छोटी कम क्वांटिटी हो गई। एक आदमी, पहले हमें मालूम है जब हम छोटे थे बहुत आधी किलो गुड़ खा जाता था एक आदमी, आजकल इतना खाया नहीं जाएगा। सही बात है। लेकिन उस समय क्यों खा जाता था? उस समय केमिकल का उपयोग बहुत कम था, खेती में भी कम, और 50 साल पहले इसमें खेती में बहुत कम था पेस्टिसाइड का, वो गुड़ नुकसान नहीं करता था। आज आधी किलो गुड़ कोई खा ले तो भगवान ही जाने के क्या होगा उसका। तो इसलिए
बीच में एक ऐसी स्टेज आई, केमिकल बढ़े, अब बिना केमिकल गुड़ को पसंद कर रहे हैं लोग। यानी पुरानी पद्धति पे फिर से आ गए। हम स्वास्थ्य के प्रति पहले पूरे रात पूरे दिन गुड़ के वो चलते थे, बैलों द्वारा उसको किया जाता था, पेला जाता था। अब क्रैशर की संख्या बढ़ गई, शुगर मिल्स बढ़ गए, अब सारी चीजें मैकेनाइजेशन हो गई, तो सारी चीजें बदलती जा रही हैं टाइम के साथ साथ में। जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जिक्र किया था कि अब मौसम में भी बदलाव आ गया है, क्योंकि जो मई जून में गर्मी होती थी वो अप्रैल में ही धीरे धीरे आने लगी है, प्रारंभ हो गई है। तो इस समय जिन किसान भाइयों की फसल खेतों में खड़ी है जी, तो उसकी क्या खास देखभाल की जरूरत है कि जिससे आने वाले समय अगले सीजन में किसान भाइयों को उत्पादन सही मिल सके, मिल को गन्ना मिल सके, और जो हमारे गुड़ राब शक्कर बनाते हैं उनके लिए भी फसल तैयार हो सके। जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि भाई इस समय हमारे खेतों में जो पौधा कटाई चल रहा है या अभी भी समय है जिसके कटाई में, पहला तो किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि निश्चित समय अंतराल पर आप अपने खेतों में हल्की सिंचाई जरूर करते रहें, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है, ये तापमान बढ़ने को यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम से हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा साधन सिंचाई है, हल्की सिंचाई। और हल्की सिंचाई आप जब भी करते रहेंगे तो पौधे में लगातार वृद्धि बनी रहेगी। दूसरा, एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अब आप बुआई कर रहे हैं, इस बुआई में आप अपनी जमीन की दशा को देखकर ही बुआई के तरीके को अपनाएं। बहुत सारे किसान भाइयों के फोन कॉल मेरे पास आते हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण फोन कॉल ये है कि जो इस समय बुआई चल रही है, बहुत सारे किसान भाई सूखे में बुआई करते हैं, बहुत सारे पलेवा करके करते हैं, क्योंकि ये समय हाई टेम्परेचर का है। तो यदि आपने सूखे में बुआई की है तो निश्चित तौर पर अगले दिन दोपहर होने से पहले, 12-1 बजने से पहले, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में टेम्परेचर मैक्सिमम राइज कर जाता है, मैक्सिमम बढ़ जाता है, तो उससे पहले उसकी सिंचाई हो जानी चाहिए। लेकिन उन खेतों में आप प्रयास करें पलेवा करके बुआई करने की जिन खेतों की सोयल स्ट्रक्चर हैवी है, जिनमें पानी ज्यादा लंबे समय तक रुकता हो, तो ऐसे खेतों में आप पहले से पलेवा करें, पलेवा करके खेत को तैयार कर लें, उसके बाद उसमें आप गन्ने की बुआई करें। अन्यथा हैवी सोयल में ज्यादा लंबे समय पानी रुकने के कारण हमारा गन्ने का जमाव भी कभी कभी प्रभावित हो जाता है। ये समय चल रहा है गन्ना बुआई का। अभी डॉक्टर तेवतिया जी ने भी आपसे आग्रह किया था कि आप सही प्रजाति का चुनाव करें, नवीनतम प्रजाति का चुनाव करें, बीज उपचार अवश्य करें, भूमि शोधन अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा आज के समय भूमि शोधन के लिए और आपका बीज उपचार में भी इस्तेमाल हम करते हैं। ट्राइकोडर्मा बेहद अच्छा एक वरदान है, क्योंकि हमारा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या मैं सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करूं या पूरे गन्ने के क्षेत्र की बात करूं, कहीं ना कहीं रेड रोड से प्रभावित होता जा रहा है, और जिसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा सबसे सुटेबल, सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका है। उसको आप हर प्रकार से प्रयोग करें, भूमि शोधन में करें, बीज शोधन में करें, खड़ी फसल में करें, और लगातार कम से कम एक फसल में 2 से 3 बार उसको प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पर आप रेड रोट जैसी महामारी से अपनी फसल को बचा पाएंगे, लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे। डॉक्टर तेवतिया जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मेरा यही कहना है कि इस समय जो CO 0238 में जो लाल सड़न रोग आया जी, किसान उसको अवॉइड करें बोना, और जो नई वैरायटी बताई गई है इनको बोएं, और बीज उपचार और मृदा उपचार जरूर करें। और अब गर्मी अब की बार ज्यादा शुरू हो गई है, और ज्यादा रहने की एल नीनो इफेक्ट है, और जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि गर्मी अप्रैल मई में जून में बहुत गर्मी रहेगी, तो समय समय पे पानी अपने खेत में देते रहें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाइयों अपनी फसल की देखभाल करें, उसके साथ साथ क्योंकि गर्मी का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बिल्कुल। और क्योंकि हमारा किसान स्वस्थ रहेगा तो अपनी फसल को भी स्वस्थ रखेगा, अपने जो पशु हैं उनको भी स्वस्थ रखेगा। बिल्कुल। डॉक्टर विकास कुमार और गन्ने का ताजा रस भी पीते रहें गर्मी में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पुदीने के साथ। नहीं, सही। और मूल्य संवर्धन जरूर करके अपने गन्ने का मूल्य संवर्धन जरूर करें। अपने गन्ने से गुड़, शक्कर, खांड बनाकर बेचने का जरूर प्रयास करें, ताकि हम अपने गन्ने की ही कीमत को 2 गुना 3 गुना हम कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि गन्ने का रस ये भी एक मूल्य संवर्धन ही है उसका। और देखिए, अगर अपने आप गुड़ बनाए किसान, तो जो 3 कढ़ाव का जो सिद्धांत है
उसको अपनाएं। उससे जैसे मलिक साहब ने बताया कि गुड़ अच्छा बनता है, उसके अलावा जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। क्योंकि एक ही बार झोंका गया जो आपका ईंधन है वो 3 कढ़ाव में बराबर एनर्जी, बराबर हीट देता है, तो वो भी एक फैक्टर है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन। अभी श्रोता सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।